नमस्कार छात्रों। तो छात्रों आज हम करेंगे तीसरा पैराग्राफ। पहले दो पैराग्राफ जिन्होंने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लीज़ देख लेना। रंग रंग के फूलों से रिल मिल हंस रही सखियाँ, मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी, शिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इसमें आया है शब्दार्थ सखियाँ मटर, विशिष्ट प्रकार की मटर जिस पर बैंगनी फूल आते हैं। मटर की फलियाँ अगर आप लोगों ने घर में बीजी हैं तो जब उसमें फूल आता है तो बैंगनी कलर के फूल होते हैं। रिल मिल मिन गुल मिलकर, शिमिया मिन सेम की फली, वृंत मिन पौधों के डंठल। आगे इसका भावार्थ है। कवि पंत ग्राम्य प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन्हीं के मध्य में खड़े मटर के पौधे मानो हंस रहे हैं, मानो कोई सखी सजी धजी सखियों को देखकर प्रसन्नता से हंस रही हो। सेम की फलियां या गुच्छे मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई हैं और उनके अंदर रंग बिरंगे बीजों की लड़ियां चमक रही हैं। खेतों में रंग बिरंगे फूलों के समान ही रंगीन तितलियां उन पर मंडरा रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तितलियां नहीं बल्कि फूल ही एक वृंत से दूसरे वृंत पर उड़ कर जा रहे हों। तो कितना अच्छा वर्णन किया है इस कविता में। तो इस पैराग्राफ में जो प्रश्न बनते हैं वह हैं, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है, इसमें कवि कौन है। प्रस्तुत काव्यांश जो है छात्रों ग्रामश्री कविता से लिया गया है और इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। छायावाद काल के कवि कहलाते हैं। शिमियों की तुलना मखमली पेटियों से क्यों की गई है। मखमली पेटियों में आभूषण, कीमती जो आभूषण होते हैं आदि रखे जाते हैं। सेम की फलियों के गुच्छे मखमल के समान कोमल हैं और उन गुच्छों के अंदर बीजों की रंग बिरंगी लड़ियां छिपी रहती हैं। इसी विशेषता से शिमियों की तुलना मखमली पेटियों से की गई है। फूल स्वयं वृंतों पर उड़ते फिरते प्रतीत होते हैं। खेतों में जो उड़ने वाली तितलियां फूलों की तरह रंगीन पंख वाली हैं। इस कारण वे दूर से फूल जैसी दिखती हैं। अतएव कवि कल्पना करता है कि तितलियों के रूप में फूल ही एक वृंत से दूसरे वृंत पर उड़ते प्रतीत होते हैं। उसकी कल्पना जब हम कल्पना करने बैठते हैं तो हम कई चीज़ों की कल्पना कर जाते हैं। उसी प्रकार कवि भी बैठा हुआ कल्पना कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। रंग बिरंगी तितलियां किस प्रकार शोभायमान हो रही हैं। तो छात्रों रंग बिरंगी तितलियां खिले हुए रंग बिरंगे फूलों की तरह फूलों पर इस तरह शोभायमान हो रही है मानो खिले हुए फूलों पर फूल मंडरा रहे हों। खिले हुए फूलों पर फूल मंडरा रहे हों, है ना। देखो कितना सुंदर उपमा की गई है। अब पैराग्राफ 4। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आमर तरु की डाली। अब आमर होते हैं आम। अब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ सीजनली चलता ही रहता है। कभी आमों पे बेलियां आते हैं, फूल आते हैं और कभी मंजरियां जो होती हैं, कभी कनक गेहूं की फसलें खेतों में लहलहाती हैं और कभी मक्के की फसलें खेतों में लहरा। तो उसी का वर्णन किया गया है इस कविता में। झर रहे ढाक पीपल के दल, होठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरवेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दांडिम, आलू गोभी बैंगन मूली।
तो रजत मीन चांदी, रजत किसको बोला गया है? चांदी धातु को, मटेरियल को। मंजरियाँ मीन आम, भौर, आम की भौर। आमर तरु, आम का वृक्ष। दल मीन पत्ते और मतवाली मीन मस्त। मुकुलित मीन अधखिली कलियाँ, मुकुलित अधखिली कलियाँ। इसमें प्रकृति से बहुत ही भरपूर वर्णन हुआ है इस कविता में। बसंत ऋतु के आगमन से, ऋतु जब बसंत ऋतु के आगमन से गांव का वातावरण कितना मनोरम बन जाता है, इसी का वर्णन करते हुए कवि पंत कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियां चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों और अर्थात बोरों से लद गई हैं। पतझड़ के आने से ढाक मीन पलाश और पीपल के पत्तों का झरना शुरू हो गया है। कोयल बसंत के प्रभाव से मस्त होकर कूक रही है। कटहल की जो महक है चारों ओर फैलने लगी है और जामुन की डालियों पर तो अधखिली कलियां आ गई हैं। जंगलों में छोटी झरवेरी की डालियां झूमने लग गई हैं। ऐसे सुरमय प्राकृतिक परिवेश में आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियों के पौधों पर भी फूलों की बहार आ गई है। अर्थात सारा जो ग्राम्य परिवेश मनमोहक बन गया है, मीन उसको वो प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक, सभी तरफ जो है प्राकृतिक सुंदर नज़ारे देख रहा है कवि। इसी में कुछ प्रश्न बनते हैं। आमर तरु की डालियाँ किन से लद गई हैं? किन से लद गई हैं? मंजरियों से, आम की मंजरियों से, है ना। आम के पेड़ की डालियाँ बसंत ऋतु के आगमन से चांदी और सोने के समान सफ़ेद पीली मंजरियों से लद गई हैं। उन पर सुंदर भौरे आ गए हैं। डाक और पीपल के दल क्यों जर रहे हैं? क्यों जर रहे हैं डाक और पीपल के जर? जर मीन झाड़। बसंत ऋतु के आगमन पर पुराने पत्ते जो होते हैं झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर क्या होता है? नए पत्ते आ जाते हैं। डाक और पीपल के पत्ते भी बसंत काल के आगमन से झड़ रहे हैं। जब बसंत का आगमन होता है तो उस समय पत्ते जो है वो झड़ते हैं पेड़ों से। तो झड़े हुए पत्ते फिर बसंत ऋतु के आने से नए पत्ते कोमल कोमल। कोयल को क्यों मतवाली हो रही है? क्यों मतवाली हो रही है? बसंत ऋतु कोयल को अति प्रिय है। बसंत ऋतु जो है कोयल को अति प्रिय है। प्राकृतिक परिवेश में बसंत का प्रसार देखकर, अर्थात बसंत का मादक वातावरण देखकर, मीन पतझड़ के बाद बसंत जब आता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आते हैं। कोयल मतवाली हो रही है और अपनी मधुर कूक छेड़ रही है। ऋतु परिवर्तन पर ग्राम्य परिवेश कैसा लगता है? ऋतु परिवर्तन पर ग्राम्य परिवेश ऋतु परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव सभी पेड़ पौधों एवं जीवों पर पड़ता है। उससे ग्रामीण प्रकृति का स्वरूप अति मनोरम और आकर्षक लगता है। तो ये हो गया आपका तीसरा और चौथा पैराग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 5वां और 6ठे पैराग्राफ का एक्सप्लेन।